हमें आज पढ़ना क्या था? हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था प्रैक्टिकल में? कमेंट देना, है ना? कमेंट देने के बाद में फिर इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना था वो है आइडेंटिफायर। ठीक है। अब आइडेंटिफायर क्या होता है? जैसे आगे चल के आप बहुत सारे कीवर्ड यूज करने वाले हो, ठीक है, बहुत सारे इस तरह वैल्यू स्टोर करने के लिए इस तरीके से वेरिएबल का नाम बनाने वाले हो। जैसे कि अगर मैं ये लिखता हूं कि a इज इक्वल टू 4। अब a इज इक्वल टू 4 का मतलब ये हुआ कि हमने ये बताया कि हमारे कंप्यूटर मेमोरी में एक a नाम की जगह क्रिएट कर दो जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देना है, क्या? 4। वेरिएबल एक जगह होती है जिसको हम कोई नाम देते हैं और फिर यहाँ इस तरीके से उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कराई जाती है। ये जो बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग टाइप के चिन्ह हम यूज करते हैं। इनको हम ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटर है। तो इन ऑपरेटर का यूज किया जाता है अपने काम को करने के लिए, जो कि अलग अलग कामों के लिए होते हैं। फिलहाल अभी इक्वल टू जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसका मतलब ये है कि वैल्यू को असाइन करना, यानी किसी चीज को किसी चीज के अंदर रख देना। जैसे हमने अगर ऐसे लिखा कि a इज इक्वल टू 4, तो हमने ये बताया कि मेमोरी में एक जगह बना दो a नाम से जिसके अंदर क्या स्टोर कर दो, 4। तो a एक वेरिएबल का नाम हो गया और 4 उसके अंदर रखी गई वैल्यू होगी। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे अभी एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो इस वेरिएबल को हम कहते हैं क्या? आइडेंटिफायर। मतलब जो नाम देते हैं हम उसे हम वेरिएबल भी कहते हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए, और इसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। आइडेंटिफायर हम आगे चल के ना, आप लोग इस तरीके से, अभी एक बस ऐसे सैंपल बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चल के आगे आप लोग फंक्शन बनाने वाले हो। तो आप जो फंक्शन बनाओगे, फंक्शन को जो नाम दोगे, ठीक है, इसको भी हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो जो नाम दिया जाता है, जिस नाम के थ्रू हम चीजों को कॉल करते हैं, वो आइडेंटिफायर होता है। और जब वैल्यू स्टोर करने के लिए कोई नाम देते हो तो उस आइडेंटिफायर को हम वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल एक नाम हुआ जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं। ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज, वेरिएबल्स के कुछ रूल्स। आपने आइडेंटिफायर समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया, ठीक होता क्या है। अब वेरिएबल के कुछ रूल्स रूल्स ये है कि आपको सबसे पहले ये जानना है कि वेरिएबल्स पाइथन के अंदर जो है, जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो पाइथन ये कहता है कि आप बस वेरिएबल का नाम बताओ और वैल्यू बताओ। उसके अंदर किस प्रकार का डेटा यानी वैल्यू स्टोर की जा रही है, उसके डेटा के टाइप को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत लोग जो पाइथन से पहले सी वगैरह पढ़े होते हैं, तो उनको एक चीज पता होगा, ठीक है, कि वेरिएबल, जैसे अगर हम सी लैंग्वेज की थोड़ी बात करें तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं इंट a इक्वल टू 4। यानी हमने जो ये वेरिएबल बनाया है a नाम से, जिसके अंदर हमने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर की है, तो इस वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, यानी ये किस प्रकार की वैल्यू है, इस कीवर्ड की मदद से हमने यहाँ पे डिफाइन किया। ये सी लैंग्वेज में ये काम करना होता है। पाइथन कहता है ये सब कुछ यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार का डेटा आप स्टोर करा रहे हो। वो मैं ऑलरेडी समझ जाऊंगा कि किस प्रकार का डेटा है, ये जो स्टोर हुआ है वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, किस प्रकार का डेटा है वो ऑलरेडी मैं समझ जाऊंगा। इसीलिए हम पाइथन को स्मार्ट लैंग्वेज कहते हैं, यही रीजन है। ठीक है, इसको स्मार्ट लैंग्वेज कहने का, कि वो डेटा के टाइप को ऑलरेडी पता कर लेता है कि किस प्रकार का डेटा है। ठीक है, दूसरा रूल ये है, मतलब पहला तो ये था कि डेटा टाइप को नहीं बताना है, सीधा वेरिएबल नाम और वैल्यू देनी है। दूसरी बात कि अगर आपने इस तरीके से लिखा स्मॉल और फिर बाद में अगर कैपिटल लेटर में लिखते हो कुछ,
वही एक कैपिटल लेटर में, तो ये दो अलग अलग डेटा, सॉरी, दो अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे। ठीक है, ये स्मॉल में है तो ये अलग माना जाएगा, और ये कैपिटल में है तो ये अलग माना जाएगा। ठीक है, तो ये चूंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो ये दोनों अलग अलग चीजें मानी जाती है। इसके बाद कहता है कि वेरिएबल जब भी बनाओगे आप, तो हमेशा याद रखना कि पहले आपको इस तरीके से अपने जो भी अल्फाबेट वगैरह हैं, जो भी नाम है वो नाम देना है। उसके बाद फिर कोई नंबर वगैरह आप दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो। अगर आपने पहले नंबर दे दिया फिर कोई नाम दे करके ऐसे स्टोर करा रहे हो तो ये इनवैलिड होगा, ये गलत तरीका है, ऐसे वेरिएबल नहीं बना सकते आप। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला रूल यह है कि जब भी आप वेरिएबल को बनाएं तो आप किसी विशेष प्रकार के सिंबल का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर आप चाहो कि हम ऐसे रख लें, क्या ये हो सकता है? तो नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। एंड अगर हम विशेष प्रकार के सिंबल रखने की बात कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम अंडर स्कोर रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, इस तरीके से लगा रहे हो तो ये डैश है। जब आप नीचे साइड में ऐसे लगाते हो, ठीक है, ऐसे कुछ, तो ये आपका अंडर स्कोर होता है। तो स्पेशल कैरेक्टर के रूप में, सिंबल के रूप में ये अंडर स्कोर यहाँ पे लगाया जा सकता है। ठीक है, और अंडर स्कोर हम बाद में भी लगा सकते हैं, हम पहले भी लगा सकते हैं वेरिएबल बनाते समय और फिर वैल्यू स्टोर कराते हैं। या अगर हम चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल जो रहे वो सिर्फ अंडर स्कोर वाला ही रहे, ठीक है, और फिर कोई वैल्यू, तो ये भी हो सकता है, चलेगा। और एक से ज्यादा अंडर स्कोर दे सकते हैं तो बिल्कुल एक से ज्यादा अंडर स्कोर भी हम दे सकते हैं। ठीक है, फिर चाहे कोई अल्फाबेट लिख दें या नहीं लिखते हैं। और पूछा जाता है कि वेरिएबल कितने कैरेक्टर का हो सकता है, मतलब नाम जो है वो कितने कैरेक्टर का हो सकता है वेरिएबल। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये चाहे जितना बड़ा आप दे सकते हो। ठीक है, ये इनफाइनाइट बड़ा हो सकता है, लेकिन उतना बड़ा कोई देता नहीं है। भाई नाम है, उसको कॉल करना होगा तो उतना बड़ा कौन देगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे, ये तो बात हो गई वेरिएबल्स की कि वेरिएबल क्या है, उनके रूल्स क्या हैं, जब वेरिएबल आप बनाओगे तो किन किन बातों का ध्यान रखोगे। ठीक है, और हाँ, ये भी ध्यान रखोगे कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया स्मॉल लेटर में a=4, यहाँ कैपिटल लेटर में a=5। अब चूंकि ये स्मॉल कैपिटल दो है तो ये दो अलग अलग चीजें मानी जाएंगी। अगर मैं इनमें से किसी वेरिएबल को नीचे दोबारा कॉल करता हूं और फिर कोई नई वैल्यू स्टोर कराता हूं, तो जब भी वेरिएबल नीचे कॉल किया जाएगा तो हमेशा याद रखना कि पुरानी वैल्यू हट जाएगी और नई वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी। यानी अगर अब मैं ए को प्रिंट कराऊं तो मुझे क्या मिलने वाला है? 8 मिलेगा, ना कि 4 मिलेगा। ठीक है, तो जब कभी भी आप सेम वेरिएबल को नीचे कॉल करोगे, कोई नई वैल्यू स्टोर करा रहे होगे, ठीक है, तो पुरानी वैल्यू हट के नई वैल्यू ही आपको मिलने वाली है। ठीक, क्लियर? अच्छा, अगला टॉपिक था आइडेंटिफायर हुआ, वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल के रूल भी आपने समझ लिया। उसी में एक चीज और था, लिटरल। लिटरल क्या होता है कि आप जैसे अभी मैं पूछूं ए क्या है, आप कहोगे वेरिएबल है, और उस वेरिएबल के अंदर ये जो वैल्यू स्टोर करा रहे हो आप किसी प्रकार की, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? लिटरल बोलते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की वैल्यू स्टोर करा रहे हो। ठीक है, उसी को हम लिटरल कहते हैं। फिर एक चीज हमने बताया कि पाइथन के अंदर हम बहुत सारे कीवर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं। कीवर्ड ही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आपको जैसे कैल्क आपने पढ़ा है, ठीक है, तो कैल्क में डेटा कैलकुलेशन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? फंक्शन, उसके फॉर्मूले, उसके फंक्शंस। अगर डेटा कैलकुलेट करना है और आपको फंक्शन ही नहीं पता है, दो डेट के बीच कितना अंतर है, ठीक है, दिनों की संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो आप यूज करते थे मैक्स, मिन, वो पाइथन में भी आप यूज करने वाले। ठीक है,
तो ऐसे कुछ इसमें विशेष प्रकार के कीवर्ड होते हैं जो अलग अलग कामों को करते हैं। अब उन कीवर्ड को एक लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी क्या होती है, जिसके अंदर पहले से बहुत सारी चीजें शामिल कर दी जाती हैं और स्टोर करा के रख दी जाती हैं, तो जो इसके अंदर पहले से ही इनबिल्ट है। अब हमें उसको यहाँ पे लेकर के आना है, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट और फिर यहाँ पे हमने कीवर्ड, और फिर चूंकि प्रिंट कराना है तो प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा, और फिर अब जो भी कीवर्ड की लिस्ट है वो किस लाइब्रेरी के अंदर है, कीवर्ड लाइब्रेरी के अंदर है, फिर डॉट लगाएंगे। उसके अंदर से हम एक इस तरीके से लिखेंगे KW लिस्ट, ठीक है, KW लिस्ट यानी कीवर्ड की लिस्ट हमें चाहिए, और फिर हम F5 बटन दबा करके यहाँ पे रन करेंगे। तो इसके अंदर ये जितने कीवर्ड्स होते हैं, जैसे भाई आगे आप कंडीशन सॉल्व करेंगे, तो कंडीशन सॉल्व करने के लिए कैल्क में भी हमने बताया था कौन सा फंक्शन लगाते थे आप, इफ नाम का फंक्शन लगाते थे कंडीशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ इफ यहाँ पे भी यूज करेंगे, ठीक है, तो कंडीशन को सॉल्व करेगा। तो ऐसे चीजों को जब हम यूज करते हैं तो यही हमारे कीवर्ड होते हैं, जो ऑलरेडी डिफाइन कर दिए गए हैं पहले से ही कि इफ लिखने से क्या होगा, एज लिखने से क्या होगा, फॉर लिखने से क्या होगा। इनकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है पहले से ही, उसे ही हम कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। जिनकी मीनिंग ऑलरेडी पता हो, बस हमें उनको लिखना है, और हमारा फिर ये जो कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा वो उस तरीके से उसको काम में लेना शुरू कर देगा। जैसे इफ आप खूब यूज करने वाले हो, फॉर का खूब यूज करने वाले हो, ठीक है, एल्स एलिफ का यूज बहुत करने वाले हो, तो लगभग लगभग इसमें सारा ही यूज करोगे आप, ठीक है, इन सारे कीवर्ड का। तो ये तो बात हो गई कीवर्ड की। हाँ, फिलहाल तो जितना आपने देखा इसके अंदर है इतने कीवर्ड्स हैं हमारे, ठीक है। अब जैसे ये प्रिंट है, तो प्रिंट एक फंक्शन है। जब भी किसी भी चीज के आगे ना इस तरीके से ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हो जाए तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, फंक्शन या मेथड भी कहते हैं। तो ये फंक्शन से है। अच्छा, अब आगे चलते हैं और समझते हैं लिटरल के बारे में। तो लिटरल, जैसे हमने बताया कि जो भी आप बना रहे हो वेरिएबल्स, उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे हो उसी वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, लिटरल कहते हैं। जैसे एज इक्वल टू हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, या अगर हम इसी को माइनस में लिख देते तो ये भी एक कोई डेटा हुआ, ठीक है, या अगर हम इसी चीज को इस तरीके से लिख देते हैं। और ध्यान देना, जब हम डबल कोट्स लगाते हैं किसी के आगे तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। मतलब जैसे d इक्वल टू 7 लिखा मैंने, तो अभी ये क्या होगा, नंबर के फॉर्मेट में है। लेकिन अगर हम इसी के आगे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगा देते हैं, अब ये नंबर नहीं रहा, अब ये क्या बन चुका है, स्ट्रिंग, यानी कैरेक्टर बन चुका है। अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो इनको जोड़ने पे, मान लो ये कुछ और नंबर यहाँ पे लिख दूं अगर मैं, तो कुछ ना कुछ हमें नंबर के फॉर्मेट में आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको जोड़ना चाहूं तो ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या बन चुका है, स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। तो ये याद रखना कि सिंगल और डबल कोट्स या डबल कोट्स जैसे ही लगा तो वो स्ट्रिंग हो गया। अच्छा, अब लिटरल में जैसे अगर मतलब आप कह रहे हो कि डी को हम वापस कॉल कर लें और कोई और वैल्यू स्टोर करा दें, हाँ, तो जाहिर सी बात है, ये अभी हमने बताया ना कि अगर सेम वेरिएबल नीचे कॉल किया जा रहा है, दूसरा वैल्यू कोई डाला जा रहा, पुरानी वैल्यू हट जाएगी, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के लिटरल्स होते हैं हमारे, जैसे कि इंटीजर हो गया, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, स्ट्रिंग वैल्यू हो गई, या फिर आप इस तरीके से ये बता सकते हो किस प्रकार का है ये, इसको हम कहते हैं बुलियन। अगर हमने इस तरीके से लिख लिया है तो ये बुलियन है। लेकिन अगर हम इसी को स्मॉल में लिखे होते
तो ये बुलियन डेटा नहीं कहलाता। ठीक है, ये बुलियन में नहीं आएगा। तब ये अभी फिलहाल ये स्ट्रिंग में भी नहीं आएगा जब तक हम क्या ना लगा दें, सिंगल या डबल कोट। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को हमने ट्रू को लिखा है और टी कैपिटल में लिख दिया, या फॉल्स लिखा है एफ कैपिटल में लिखा है, तो ये एक अलग डेटा टाइप हो जाता है, डेटा का प्रकार, जिसको हम क्या कहते हैं, बुलियन। ये हमारा जो डेटा है ये बुलियन डेटा है। ट्रू और फॉल्स जो होते हैं वो बुलियन होते हैं। ठीक है, आगे आप एक चीज और पढ़ते हैं, डेटा का प्रकार, जैसे कि यहाँ पे अगर हम दशमलव में कोई भी संख्याओं को स्टोर कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्लोट। ठीक है, FLOAT, फ्लोट। तो हम इसको फ्लोट कहते हैं कि ये हमारा जो डेटा है ये किस प्रकार का डेटा हुआ, फ्लोट डेटा हुआ। ठीक है, दशमलव वाली संख्या को फ्लोट कहा जाता है। और कई बार आप जब कोई वेरिएबल बनाओगे, आप आगे चल के कुछ ऐसे देखोगे कि इस तरीके से हम जे लिखते हैं, कोई भी डेटा ऐसे दे दिया और आगे लगा दिया जे, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब जब प्रोग्राम बनाओगे तो समझ में आएगा आगे कि इसका क्या यूज है, कहाँ पे ये यूज किया जाता है। ठीक है, इसको फिलहाल कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कहा जाएगा। ठीक है, आप इसका डेटा टाइप का नाम अभी जान लो, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होगा, जिसके साथ में क्या ऐड हो गया है, जे ऐड हो गया। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। तो ये अलग अलग टाइप्स के आपके लिटरल हो गए। अब इनके बाद में कुछ और लिटरल्स होते हैं हमारे पास में। ठीक है, या यूं कह लें कि अलग अलग डेटा होते हैं हमारे पास, डेटा के प्रकार। जैसे अभी ये तो आपने देख लिया, ठीक है, वेरिएबल्स ऐसे बना रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि लिस्ट, एक डेटा टाइप होता है लिस्ट। लिस्ट और वेरिएबल में अंतर क्या है, चलो अब मैं ये सारी चीजें हटा रहा हूं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं कि a इज इक्वल टू, और फिर मैं कोई वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने दे दिया। लेकिन अगर मुझे इसी a के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू को या डेटा को स्टोर कराना है, तो वहां पे फिर ये वेरिएबल फेल हो जाता है। वेरिएबल कहता है कि हमारे अंदर कोई एक वैल्यू आप स्टोर करा लो। एक का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं 5 स्टूडेंट के नाम स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है, किसी एक के अंदर, तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैंने एक नाम दे दिया, हो गया। ठीक है, अगर कॉमा लगा के मैं दूसरा दूं, फिर कॉमा लगा के तीसरा दूं, तो कुछ हमें आउटपुट नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब यहीं पे रोल निभाता है फिर आपका लिस्ट। लिस्ट ये कहता है कि देखो भाई ऐसा है, आप कुछ ऐसे क्रिएट करोगे लिस्ट को कि आप लगाओगे यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, फिर सिंगल या डबल कोट्स, और इसके बाद में फिर अब आप जो भी वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हो उस वैल्यू को यहाँ पे ऐसे देते चले जाओ। फिर कॉमा लगा दो, ये यहाँ पे फालतू स्पेस आ गया, हटा देता हूँ, यहाँ ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे ऐसे दे दिया हमने, ठीक है, फिर कॉमा लगा दिया, फिर यहाँ पे दिया, फिर कॉमा लगाया। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू को स्टोर करा सकते हो। अच्छा, और जरूरी नहीं है कि सेम डेटा टाइप के हो, आप इसमें चाहो तो इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करा दो, चाहो तो कोई माइनस में भी आप इंटीजर वैल्यू रख सकते हो, फ्लोट भी दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बुलियन डेटा टाइप भी दे सकते हो। मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यू को आप यहाँ पे स्टोर करा सकते हो। समझ में आया? तो इसलिए यूज होता है यहाँ पे लिस्ट। इसी तरीके से लिस्ट के जैसा ही मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए होता है एक और डेटा टाइप, जिसको कहते हैं टपल। जब आप कुछ इस तरीके से स्मॉल लेटर में, सॉरी स्मॉल लेटर क्या ना, छोटा वाला ब्रैकेट आप लगाते हो, ठीक है, तो जब छोटा वाला ब्रैकेट लगाते हो तो ये आपका टपल कहलाता है। और टपल्स में भी आप ऐसे ही वैल्यू स्टोर करा सकते हो जैसे यहाँ पे आपने कराया। अब अंतर ये है दोनों में कि टपल्स को हम कहते हैं कि टपल जो है ये इम्यूटेबल है और ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब है कि जिसके अंदर बदलाव हो सके, ठीक है, वो म्यूटेबल है। जिसके अंदर बदलाव ना हो सके वो इम्यूटेबल है। ठीक है, अब बदलाव का मतलब ये है कि अगर आगे चल के मैं बी को कॉल करता हूं और बी को कॉल करके मैं ये चाहता हूं
कि यहाँ ADCA की जगह DFA कोर्स को मैं शामिल कर दूं, या फिर इनके साथ साथ एक और डेटा यहाँ पे ऐड कर दूं DFA। ठीक है, तो ये काम मैं कर सकता हूँ। वो सारा स्टेप कैसे करना है वो आगे मैं बताऊंगा, वो मैं काम कर सकता हूँ। इनको डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, कुछ और ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, किसी को रिमूव करना है रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर वैसा कुछ मैं टपल्स के साथ में करना चाहूँ कि दो डेटा आ गए, बाद में मैं चाहूँ कि लाओ तीसरा भी इसके अंदर ऐड कर दूं। अब तीसरा ऐड करने का मतलब ये नहीं कि ऐसे कॉमा लगा के यूं मैं कह रहा हूँ लिखने के लिए, नहीं, आगे कुछ फंक्शंस लगा करके इसके वेरिएबल को कॉल करके, ठीक है, फिर उसके अंदर डेटा को इंक्लूड करने की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आगे समझोगे आप बेहतर। ठीक है, यानी अगर इसी को कॉल करके मैं कुछ चेंज करना चाहूँ तब की मैं बात करूँ, ऐसा नहीं कि बस क्लिक करके मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो क्लिक करके तो मैं लिख ही ठीक है, तो इसके अंदर मैं आगे बदलाव कर सकता हूँ और इसके अंदर इसको कॉल करके मैं बदलाव नहीं कर सकता। ठीक है, टपल्स और लिस्ट में सबसे मेन अंतर यही है, और ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बदलाव हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, म्यूटेबल। जो लिस्ट है वो क्या है, म्यूटेबल है। इसके अंदर बदलाव नहीं हो सकता तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा, इम्यूटेबल है। ठीक है, ये अलग अलग डेटा टाइप्स हो गए। अच्छा, अगर जैसे मैं कहूं कि इनको प्रिंट करा दो, तो प्रिंट कराने के लिए सिंपल क्या लिखेंगे, प्रिंट, यहां लिख देंगे ए, तो ए मिल जाएगा। चलो ए का मैंने कहा डेटा किस प्रकार का डेटा है ए के अंदर, उस डेटा के प्रकार को भी प्रिंट करो, तो क्या लिखेंगे कि प्रिंट ब्रैकेट ओपन, और फिर एक फंक्शन इसके अंदर लगाएंगे कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करो, उसके टाइप को प्रिंट करो। किसके टाइप को प्रिंट करो, ए के, समझ गए। तो ए के अंदर किस प्रकार का डेटा है वो भी हमें प्रिंट करके मिल जाएगा, और यहाँ पे ए के अंदर जो डेटा है वो मिल जाएगा। तो अगर मैं रन करता हूं तो ए के अंदर डेटा ये रहा, और उस डेटा का प्रकार क्या है, स्ट्रिंग है, str लिखा आया, यानी क्या हो गया, स्ट्रिंग। ठीक है, वो स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ बी को, और फिर मैं कह रहा हूँ कि बी के डेटा के टाइप्स को भी प्रिंट कर दो, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, टाइप, और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर किसके टाइप्स को मैं बात कर रहा हूँ, बी। अच्छा, अगर मैं एक ही लाइन में फिर प्रिंट कराना चाहूँ तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या बताया था मैंने, कॉमा एंड इक्वल टू, फिर इस तरीके से कोट्स लगा दो, है ना। तो अगर अब मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे ये देखो मुझे मिल गया ऐसे, पूरी पूरी लिस्ट हमारी मिल गई, और लिस्ट के बाद में फिर उसका जो क्या हो गया, डेटा टाइप लिस्ट है। तो डेटा के टाइप को कैसे प्रिंट कराना है, ऐसे आप इसके साथ में भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। आपने तीन अलग अलग प्रकार के डेटा देखा, एक तो ये स्ट्रिंग, ठीक है, उसी में अगर मैं इंटीजर भी ऐसे कर दूं तो मान लो वो ऐसे, ये इंटीजर हो गया। यहाँ पे एक डेटा का प्रकार आपने देखा कौन सा, ये है हमारा लिस्ट हो गई। ये कौन सा डेटा प्रकार है हमारा, टपल है, ये टपल हो गया। हमने कहा कि टपल क्या है, म्यूटेबल की इम्यूटेबल, इम्यूटेबल है। लिस्ट क्या है हमारी, म्यूटेबल है। दूसरी चीज, ये ऑर्डर वे में होते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक क्रम में, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, यानी इनका ना एक ऑर्डर फिक्स है। ये जो है, अच्छा चलो ऑर्डर वाली चीज अभी मैं, एक चीज और मैं यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। फिलहाल इसको मैं हटा दूं, ये आप समझ गए ना इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इस प्रकार से डेटा के प्रकार, चलो बल्कि यहाँ पे मैं मल्टी लाइन कमेंट बना लेता हूँ। ठीक है, एक और डेटा टाइप्स देखो आप यहाँ पे, एक और है जिसका नाम है सेट। ठीक है, तो मैंने डी लिखा, सेट को हम हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, और फिर जो भी हम वैल्यू है वो वैल्यू स्टोर करा देते हैं। जैसे कि मैं चलो कोचिंग का नाम लिख दिया, कॉमा, ठीक है, फिर यहाँ ऐसा लिख दिया, सॉरी, और एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूपी, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडिया।
अभी आपको क्लियर पता, सॉरी यार, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ ऑर्डर का, वो ऑर्डर क्या मैं बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट करा लिया मैंने डी को, ठीक है, डेटा टाइप्स आप प्रिंट करा देना। तो जरा ध्यान देना मैंने क्या लिखा है, अलेक्सा, इंस्टीट्यूट, यूपी और इंडिया, क्रम याद है। चलो अब रन कराते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हो आप क्या मिला, इंस्टीट्यूट, अलेक्सा, यूपी, इंडिया। फिर से चलो रन कराता हूँ, ठीक है, फिर मैं रन कराया, अब की बार क्या मिला, अलेक्सा, इंडिया, इंस्टीट्यूट, यूपी। तो वो क्या कर रहा है कि उनको सफल कर दे रहा है, आगे पीछे जितनी बार रन करोगे उतनी बार ये आगे पीछे करके प्रिंट करेगा। जबकि अगर यहीं पे मैं प्रिंट कराता हूं कि प्रिंट बी, तो इसका क्रम क्या है, ओ लेवल, ट्रिपल सी, एडीसीए, फिर ये नंबर्स हैं, ध्यान से देख लीजिए। अब मैं रन करता हूं, तो यहाँ पे ये जो इनका क्रम था, देख रहे हो आप, वही क्रम मिला है हमें। यहाँ पे ये हमेशा बदल बदल के दे रहा है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये ऑर्डर वे में होते हैं और ये अनऑर्डर वे में है। समझ में आया? मतलब अगर मैं बात करूं कि ओ लेवल कितने नंबर पे है, तो आप कहोगे सर सबसे पहले है, लेकिन अब सबसे पहले बोलने से तो काम चलेगा नहीं, या अगर मैं सिर्फ ओ लेवल को प्रिंट कराऊंगा तो मैं इसको कैसे बताऊंगा कि सबसे पहले है, प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है अब इनके नंबरिंग की, जिसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। यानी इसकी जो पोजीशन है, अगर मैं कहूं ओ लेवल की पोजीशन बताओ, तो ध्यान देना कि जब भी हम पोजीशन बात करेंगे, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम देखेंगे, पोजीशनिंग करेंगे, तो हमेशा ये जीरो से शुरुआत होगा। कितने से? जीरो। यानी ओ लेवल का जो पोजीशन नंबर है वो कितना है? जीरो। ट्रिपल सी का जो है वो कितना है? एक। और इसका हो गया दो, ये हो गया तीन, और ये हो गया चार, से ही पांच, और ये हो गया हमारा छह, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से हमेशा जो पोजीशनिंग या इंडेक्सिंग जिसको बोलते हैं, वो इंडेक्स नंबर हमेशा कितने शुरू होगा? जीरो से। लेकिन अगर वही इंडेक्स नंबर राइट से हम करते हैं इंडेक्सिंग को, तो ये हमेशा शुरू होता है -1 से, ठीक है। तो ये आएगा -1, फिर ये हो जाएगा -2, -3, -4। तो अगर हम इसको पॉजिटिव तरीके से प्रिंट कराना चाहें, मान लो ट्रू को प्रिंट कराना है पॉजिटिव नंबर के द्वारा, इंडेक्सिंग के द्वारा, तो कितने नंबर पे आ रही है? 6 को। कैसे प्रिंट कराना है वो आगे मैं बताऊंगा। अगर यही राइट साइड से मैं इसको कॉल करना चाहता, तो मुझे ये माइनस वाला यूज करना पड़ेगा, और फिर कितने नंबर पे आएगा ये? -1 पे। समझ में आ गया? इंडेक्सिंग क्या है? तो उनकी पोजीशन की संख्या, ठीक है, वही उनका क्या कहलाता है? इंडेक्सिंग कहलाता है, कि वो कितने नंबर्स पे आ रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि ये तो फिक्स ही नहीं है ना कि कौन सा चीज कहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए इसका कोई ऑर्डर नंबर नहीं है, कोई इंडेक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो होगी सेट की बात। अब सेट के बाद में फिर होता है हमारा यहाँ पे एक डिक्शनरी। डिक्शनरी में जैसे अगर आप कभी टपल, टपल में, हाँ यहाँ पे ये भी इंडेक्सिंग नंबर में, ठीक है, ये भी ऑर्डर वे में, इसको भी जब भी प्रिंट कराओगे तो हमेशा यही मिलेगा। अब दूसरी चीज कि अगर हम वैल्यू कभी ऐसे स्टोर कराना चाहें कि जैसे अभी आपने ऐसे देख लिया कुछ इस तरीके से, मैंने कहा कुछ ऐसा कराओ कि नेम, फिर नेम के अंदर नेम स्टोर हो, ठीक है, मतलब एक नेम एक लेबल की तरह हो जिसके अंदर नाम जाकर के स्टोर हो, ठीक है। फिर कोर्स, फिर कौन सा कोर्स वो स्टूडेंट कर रहा है वो स्टोर हो, फिर रोल नंबर, फिर उसका रोल नंबर स्टोर हो। इस तरीके से अगर कुछ कराना है तो फिर हम यूज करते हैं यहाँ पे डिक्शनरी। अब डिक्शनरी कैसे बनाया जाता है, देखो, जैसे हमने ये लिया, इसको भी हम हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे नेम लिखा, अब नेम लिखने के बाद फिर कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद में फिर जो भी नाम वगैरह है वो नाम लिख देंगे, ठीक है, ऐसे कुछ यूं। फिर कॉमा लगाया जाता है, और फिर इसके बाद में जो रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है, अगला अपना जो भी लेबल वगैरह है वो देंगे,
और इसके बाद में फिर जैसा रोल नंबर ऐसे स्टोर करा दिया, फिर कॉमा लगाया और फिर अगली वैल्यू, फिर अगली वैल्यू, इस तरीके से हम यहाँ पे देते चले जाएंगे, ठीक है, और ये स्टोर होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी भी मैं शायद मिस्टेक कर रहा हूँ, 1 मिनट, आई थिंक यहाँ पे भी कॉमा रहेगा, बट देखता हूँ मैं रन करके, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। प्रिंट और ई को मैंने प्रिंट किया, यहाँ पे ये ऐसा कुछ आया, ठीक है, नेम इज नॉट डिफाइंड, ये भी शायद रहेगा, ठीक है, ये भी रहेगा, ऐसे देखो अब प्रिंट हो गया ना, ठीक है, तो ये भी सिंगल कोट्स के अंदर डालना आप लोग। और अच्छा, एक चीज तो मैं भूल ही गया, जैसे लिस्ट ऐसे है, तो कभी इम्पटी लिस्ट अगर बनानी है, यानी खाली, जिसके अंदर कोई डेटा वगैरह नहीं रखना है हमें, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे चलो डबल बी बना दिया, इज इक्वल टू ऐसे, मतलब ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, तो ये इम्पटी लिस्ट है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं कि क्या इसका डेटा का प्रकार लिस्ट है, तो मुझे मिल जाएगा कि हाँ भाई ये लिस्ट है, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, एक बार और क्लोज करना था, तो यहाँ पे देखो क्या मिल गया, ये लिस्ट। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि एक इम्पटी टपल बनाना है, जिसके अंदर बस मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, और फिर मैं प्रिंट करा रहा हूं यहाँ पे टाइप इक्वल टू, अच्छा टपल में भी इम्पटी में ऐसे बन जाएगा, हाँ टपल में भी ऐसे बनेगा, बट अभी एक चीज मुझे जो दिखाना है मैं दिखाता हूँ, टपल मिल गया। अच्छा, अब दूसरी चीज देखना है यहीं पे, इस लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे कोई सिंगल वैल्यू स्टोर करा लेता हूँ, और यहाँ पे फिर कुछ मैं एक वैल्यू स्टोर करा लेता हूँ। इसका टाइप क्या मुझे मिलने वाला है, ये क्या है अभी हमारा है, लिस्ट है, ये क्या है हमारा लिस्ट, तो टाइप क्या मिलेगा, लिस्ट, और ये क्या है हमारा करली ब्रेसेस, सॉरी यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, तो हमने बताया था कि छोटे ब्रैकेट के अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा, वो टपल हो जाएगा। बट अब यहीं पे एक आपको चेंज देखने को मिलेगा कि अगर टपल के अंदर, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है, जल्दी क्वेश्चन आता भी है, लोग जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं देते और गलत टिक लगा के आ जाते हैं। अगर टपल्स के अंदर कोई एक सिंगल वैल्यू है और यहाँ पे टाइप प्रिंट कराया गया, तो ये टपल नहीं है। टपल्स कब होगा, अभी देखो क्या मिल रहा है हमें, ये इंटीजर मिल रहा है, ये टपल नहीं है। टपल कब होगा, जब हम यहाँ एक कॉमा लगा देंगे, समझ गए, जब हम एक कॉमा लगा देंगे, तो कॉमा अगर सिंगल वैल्यू है तो, अगर डबल होती तो ऐसे लिख देते, हो गया टपल हो गया, बट अगर सिंगल है तो वैल्यू स्टोर कराने के बाद, चाहे वो स्ट्रिंग हो या कुछ भी हो, उसके बाद क्या डालोगे, कॉमा जरूर डालोगे, अब जाकर के ये क्या मिलेगा, टपल, ठीक है, अब ये टपल मिला। तो ये कहानी थी। अब आज इतना ही, कल आगे हम पढ़ेंगे इसको कैसे हम अलग अलग तरीके से इसका स्लाइसिंग कर सकते हैं, यानी अगर मैं चाहूँ सिर्फ ट्रिपल सी प्रिंट हो या सिर्फ ये प्रिंट हो तो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें करें। आज बस इतना काफी है, ठीक है।